हाँ जी बेटा, करें स्टार्ट। चलो एक तो अपनी अब ना मल्टीपल का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं अपने यार। ठीक है ना, ऐसे करो अब ना, इसका जीसी अग्रवाल का इंतजाम कर लो अब एक तो, वॉल्यूम 2 का। ठीक है ना, जो अभी न्यूक्लियर फिजिक्स चैप्टर चल रहा है ना, इसको थोड़ा सा ब्रॉड करूंगा। तो इससे क्या होगा कि हमारा ज़्यादा तो नहीं मैं कहता, पर 60-70% एमसीक्यू हमारा कवर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें यार ऐसी हैं जो केमिस्ट्री ओरिएंटेड हैं, और कई चीज़ें मुझे थोड़ा ना ऑनलाइन के बगैर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करानी पड़ती हैं। ठीक है ना जी, तो वो कहानियाँ पेंडिंग डाल दूंगा। बाकी बेसिक से चैप्टर को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर देता हूँ, ताकि आपके जो मल्टीपल हैं वो 100 में से 60-70 तक कंप्लीट हो जाए। ठीक है ना, ताकि कम से कम अपना हाथ तो पड़े ना कि भी हाँ यार मल्टीपल शुरू हो गए। ठीक है ना, अच्छा 60-70 तक मल्टीपल करोगे तो कुछ चीज़ें पेंडिंग रहेगी, वो मैं आपको अलग से स्टाइल से कराऊंगा, अपने आप ही आपका कॉन्फिडेंस बन जाएगा। ठीक है सर, चले चलो जी। तो अब अपने शुरू कर रहे हैं। अच्छा, इसमें अपने ऐसे ही करेंगे, अब मैं सारी थ्योरी करवाता हूँ पहले अच्छी तरह से आपको, विद टेक्निकल पॉइंट्स भी कराऊंगा। ठीक है ना, और देन आपको प्रदीप भी करनी है, और प्रदीप की थ्योरी करनी है, और जीसी की थ्योरी ने भी पढ़ते हैं अपने, फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है। जीसी के डायरेक्ट एमसीक्यूज करने हैं, वो मैं बताऊंगा कैसे करने हैं। ठीक है जी, पर आप जीसी का भी इंतजाम कर लें। ठीक, चलिए। आजकल ना एक शब्द और आने लग गया, कल तक का तो समझ आ गया होगा आपको। टॉपिक आता है रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम। क्या होता है? जैसे अपने कहते हैं ना, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम बताओ सर, फोर्स बराबर होते हैं। ठीक है ना, या नेट फोर्स जीरो होता है। ऐसे ही बेटे रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम वो होता है जिसमें दो न्यूक्लियस की एक्टिविटी इक्वल होती है। जब भी डिके रेट इक्वल होगी तो वो रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है ना, तो आपकी मर्जी है तो सिंपल सा क्वेश्चन ये कहो, या मैंने एक्टिविटी बोली थी ना एन लैम्डा, आप ये बोल दो, चाहे लैम्डा याद आ गया 1/τ, चाहे आप ये बोल दो, वो आपकी मर्जी है। इसे बोलते हैं बच्चों रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम। आगे बात समझ मेरी? चलो अच्छी बात है जी। नाउ अब अपने शुरू कर रहे हैं स्पेक्ट्रम्स। स्पेक्ट्रम का बेसिकली मतलब तो अपने केमिस्ट्री में पढ़े हुए हैं, ग्राफ डिजाइन क्या तरीका है ना, इसी को स्पेक्ट्रम कहते हैं अपने। लो जी, करें स्टार्ट। देखो जी क्या होता है स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम लो जी, सबसे पहला आर्टिकल करते हैं अपने अल्फा डीके का। अल्फा डीके, देखो ये तो आप जानते ही हैं कि जेड एक्स से अगर पेरेंट्स न्यूक्ली है, पेरेंट न्यूक्ली है, और उसमें से 2 हीलियम 4 बाहर निकल रहा है, तो यहाँ Z-2 Ya-4 होगा। कि कोई भी रिएक्शन में नीचे के Z की वैल्यू और ऊपर के A की वैल्यू आपस में समान होती है ना। इसको पेरेंट न्यूक्ली कहते हैं आप, और इसको डॉटर न्यूक्ली कहते हैं, और साथ में कुछ एनर्जी रिलीज होती है। ये तरीका होता है कि नहीं होता है, पहले मुझे ये बताओ। यू नो वेरी वेल ना जी, ठीक है सर। लो अब क्या करते हैं, पहले आपको इसकी कहानी सुनाता हूँ। एक आप ये ध्यान रखना, जो भी ये रिएक्शंस वगैरह होती है ना, सभी में लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है। मतलब हम ये मान के चलते हैं कि मोस्टली सारी की सारी मतलब जो कोलिजन्स हैं, एक तरह से रिएक्शन या कोलिजन है, तो आप जानते ही हैं, चाहे ये इलास्टिक कोलिजन है चाहे ये इन इलास्टिक कोलिजन है ना। जैसे हमने +1 में पढ़ा था, तो लीनियर मोमेंटम तो बेटा हमेशा कंजर्व ही रहता है, उसकी तो कोई तकलीफ है ही नहीं अपने को। मैं ठीक कह रहा हूँ? ओके सर। तो जैसे मैं कह सकता हूँ कि शुरू के अंदर जो पेरेंट्स न्यूक्ली था ना, ये रेस्ट में था, तो अकॉर्डिंग टू लीनियर मोमेंटम शुरू का मोमेंटम 0 है। बाद का क्या बोलूँ, My/Vy, समझ गए होगे मेरी बात, प्लस M α V α। शुरू में बॉडी रेस्ट में थी, बाद में ये बन गया है ना। या आप मैग्नीट्यूडली ऐसा भी कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। फिर My/Vy किया तो था अपने बुलेट वाला क्वेश्चन, M α V α, इक्वेशन नंबर 1।
वो बुलेट वाला, गन एंड बुलेट, वही गोली आगे जाएगी गन पीछे जाएगी, ये वही काम है। अगर तो वेक्टर वाइज देखोगे तो प्लस माइनस हो जाएगा, नहीं तो फिर सिंपल चलेगा। ये पेज नंबर 1 है, ठीक है। ओके, नाउ रिलीज जो एनर्जी है, जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो कितनी होगी, हाफ एम वाई वी वाई का स्क्वायर प्लस हाफ एम अल्फा वी अल्फा का स्क्वायर। ये भी समझ गए होगे, वही रिलीज एनर्जी, दिस काइनेटिक एनर्जी माइनस दिस काइनेटिक एनर्जी, ये तो होगी हाफ एम वाई वी वाई का स्क्वायर प्लस हाफ एम अल्फा वी अल्फा का स्क्वायर माइनस इसकी कितनी होगी 0, क्योंकि रेस्ट में। ये भी ठीक हो गया। तो बेसिकली हमें अल्फा निकालना है, जो मेन मुद्दे वाली बात है। तो थोड़ा इसको आसान कर लेते हैं ना, हम क्या करते हैं कि हाफ एम वाई तो रहने देते हैं। हाँ जी, वी वाई की वैल्यू यहाँ से बताओ क्या आएगी सर, एम अल्फा वी अल्फा अपॉन एम वाई का स्क्वायर प्लस हाफ एम अल्फा वी अल्फा का स्क्वायर, ठीक है ना। ये एक नंबर से वी वाई की वैल्यू उठा के मैंने यहाँ फिट कर दी, ये वी वाई ये वाली वैल्यू ऐसे करके यहाँ फिट कर दी। समझ आ गया होगा, चल अच्छी बात है। नाउ अब क्या करें, हाफ एम अल्फा स्क्वायर वी अल्फा स्क्वायर, एक मिनट में करके देख देता हूँ जरा, है अपॉन एम बाई प्लस हाफ एम अल्फा वी अल्फा स्क्वायर। ये भी ठीक हो गया, ये देख लीजिए, यहाँ से आ जाएगा ना हाफ एम अल्फा स्क्वायर वी अल्फा स्क्वायर, ये लिखा हुआ है ना, और इधर आ जाएगा एम वाई, ये लिख दिया मैंने, हाफ एम अल्फा स्क्वायर वी अल्फा स्क्वायर बाई एम वाई प्लस हाफ एम अल्फा वी अल्फा स्क्वायर। वेरी सिंपल। अब यहां से बताओ क्या लिखूं, हाफ, समझ आ गई ना मेरी बात। ये वैल्यू मैंने यहां फिट कर दी, ये क्यू आ गया, वी वाई की वैल्यू यहां से यहां फिट कर दी, हाफ एम अल्फा स्क्वायर वी अल्फा स्क्वायर, ये नीचे इधर एम वाई है, नीचे एम वाई स्क्वायर है, तो नीचे एम वाई आ जाएगा, साथ में ये आ जाएगा। अब यहां से क्यू एम अल्फा वी अल्फा स्क्वायर बाहर निकाल लो, हाफ एम अल्फा वी अल्फा स्क्वायर, तो ये आ जाएगा एम अल्फा बाई एम वाई प्लस 1, ये भी ठीक है। क्यू, इसे बोल दूं काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, यस सर, ये आ गया एम अल्फा प्लस एम वाई बाई एम वाई। क्यू, ये है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। अब बताओ एम अल्फा प्लस एम वाई कितना होता है, अल्फा है ए माइनस 4 ना, वाई है ए माइनस 4 जिसका मास, और अल्फा का 4, दोनों को जोड़ना, ए माइनस 4 प्लस 4 ए, और वाई का भी आपने ए माइनस 4 बताया था। तो इस टाइप से ना बेटे, इसके तीन को 4 फार्मूले होते हैं, तो मैंने जान के आपको एक इंट्रोड्यूस कराया है, बाकी चीजें मिलने पे कराऊंगा, लेकिन इससे भी अपने मल्टीपल कह रहा हूँ ना 70% तक हो जाएंगे। मिलने पे कराने का रीजन ये है कि बहुत सारी चीजें ना मुझे आपको बैकलॉग से उठानी पड़ती हैं, वो चीजें ऐसे वीडियो पे करानी बड़ी मुश्किल हो जाती हैं यार, ठीक है ना जी। चलो इसको रिपीट करूंगा, ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है यार। दिस यहां से काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये आता होता है। तो इस तरीके से अपने स्पेक्ट्रम वाइज काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकाल सकते हैं। आपके पास कोई भी ए हो, ए का मतलब ये चीज, पेरेंट न्यूक्लियर आप चेंज करते जाएं, आपके पास काइनेटिक एनर्जी चेंज होती जाएगी। यहां तक पहले मुझे बताएं, बात समझ आई? ओके ना, अब आइए इसके बारे में कुछ लिखो, लिखिएगा। पहला पॉइंट बनाइए जरा, लिखोगे जरा, द एनर्जी ऑफ इमिटेड अल्फा पार्टिकल, द एनर्जी ऑफ इमिटेड अल्फा पार्टिकल हैव 4 to 11 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लिखिए जरा, द एनर्जी ऑफ emitted alpha particle have 4 to 11 mega electron volt MeV, but nuclear barrier energy is 25 MeV, 25
MeV. So due to quantum mechanical टनल इफेक्ट, बेटे यहां टनल का मतलब ना जंप होता है, टनल का मतलब सुरंग नहीं है, टनल का मतलब जंप होता है। तो ड्यू टू क्वांटम मैकेनिकल टनल इफेक्ट अल्फा पार्टिकल is due to quantum mechanical tunnel effect show the probability of alpha emission from nucleus नेक्स्ट लिखिएगा सेकेंड नंबर पॉइंट। नहीं, पहले इसका मतलब तो समझा दूं ना। इसका मतलब यह है बेटे कि जो अल्फा पार्टिकल होता है ना, उसकी आम तौर पे जो एनर्जी है ना वो 4 से 11 MeV की होती है, लेकिन जो न्यूक्लियस है, अल्फा तो इसके अंदर ही है ना, न्यूक्लियस से निकलने के लिए आपको एनर्जी चाहिए होती है 25। अब ये तो वही काम हो गया कि जैसे आप मेरे पास, आप अपने घर पे हो, जैसे मान लीजिए आपको ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे जाना है, तो अगर आप एक स्टेप का जंप लगाते हो, तो एक स्टेप अगर आप लगाते हो तो उस हिसाब से तो आप सीधा फर्स्ट फ्लोर पे नहीं पहुंच सकते। तो आप क्या करते हो, सीढ़ियों के थ्रू, स्टेयर के थ्रू एक एक स्टेप जंप मारते हो, जिसकी वजह से आप अपर तक पहुंच जाते हो। वही हिसाब इसका है कि अल्फा की एनर्जी अंदर 4 to 11 MeV है, मान लीजिए 7 है, तो अल्फा कभी 7 का जंप मारेगा, फिर 6 का मारेगा, फिर 5 का मारेगा, कभी 7 का मारेगा, कभी कुछ करेगा, कभी कुछ करेगा, करते कराते 4-5 जंप में क्या कहां पहुंच जाएगा, वो 25 MeV क्रॉस कर जाएगा, तो अल्फा पार्टिकल बाहर निकल जाता है। इसे बोलते हैं बेटे एक्सप्लेनेशन ऑफ टनल इफेक्ट। आमतौर पे +2 में, MCQ में ये 1 मार्क्स क्वेश्चन आता है, तो आप ऐसे लिख के आना है इसको। एक सेकेंड नंबर लिखो, अकॉर्डिंग टू सेकेंड नंबर लिखो, GEIGER गिगर NUTTUL नटल लॉ। अकॉर्डिंग टू गिगर नटल लॉ, रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल, जिसको R भी बोलते हैं, प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी की पावर 3/2। काइनेटिक एनर्जी भी अल्फा पार्टिकल की होती है, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू गाइगर नटल लॉ, रेंज ऑफ जो अल्फा पार्टिकल है वो बेटे काइनेटिक एनर्जी की पावर 3/2 होता है। चलो अच्छी बात है सर। तो आप क्या करो, रेंज के जो रेंज है ना, प्रोपोर्शनलिटी का निशान C लगा के, जो ये रेंज है इसमें C कांस्टेंट लगा के आप कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी की पावर 3/2। यस सर, नो प्रॉब्लम। या आप ये भी तो कह सकते हैं R = NeC1 V² की वैल्यू 3/2। यस सर, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ½ MV² ना, M छोड़ दिया मैंने, ½ M छोड़ दिया, तभी मैंने वो कांस्टेंट को C उठा लाया। तो कुल मिला के R = NeC1 V³ हो गया। तो दो तरह के तरीके चलते हैं, चाहे कह दो कि रेंज और V में इसका रिलेशन होता है, काइनेटिक एनर्जी को ½ MV² लिख दिया ना मैंने, या कह दो इसका रिलेशन होता है, एक ही बात है। देखो जी, ओके। तो कुल मिला के सेकेंड नंबर पेज आपके पास रेंज हो गया C, काइनेटिक एनर्जी की पावर 3/2, दोनों तरफ log ले लो, log R = log C प्लस 3/2 log ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मैं ठीक कह रहा हूं सर? log ले लिया ना जान के, ये वाले फार्मूले में। ये मैंने थोड़ा सा आपको मल्टीपल के लिए कराया, V³ वाला।
है ना, वैसे इसी से गाड़ी चल जानी थी। काइनेटिक एनर्जी को आप ले सकते हैं ना हाफ एम वी स्क्वेयर, हाफ एम की जगह मैंने यहाँ पे C1 बना दिया, वी स्क्वेयर यहाँ रख दिया, इसका वी क्यूब बना दिया। कोई दिक्कत? चलेगा? इसे गीगर नटल लॉ बोलते हैं, ठीक है। और रेंज ये है, दोनों तरफ लोग ले लो। अब बेटे बनता है स्पेक्ट्रम। कहता है सर log R और log ऑफ काइनेटिक एनर्जी में आप ग्राफ बनाएं, कॉमन सेंस से स्ट्रेट लाइन बनेगा। पहली बात आप ये ध्यान रखना कि सारे स्ट्रेट लाइन जो मिडिल वाली लाइन है इसके ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि log C है ना भाई। सोचो यहाँ पे वही हो गया ना, y इक्वल टू mx प्लस c, है ना, तो ऊपर होने चाहिए। सर ये भी ठीक है। तो सर हमने 4 लाइनें क्यों बनाई हैं बेटे? फर्स्ट लाइन का नाम होता है यूरेनियम सीरीज, यू सीरीज। दूसरे का नाम होता है एक्टीनियम सीरीज, नाम भी सुने होंगे आपने। तीसरे का होता है थोरियम सीरीज, और इस चौथी नंबर का होता है नेपच्यूनियम सीरीज। तो इस तरह की सीरीज ना इसमें काउंटेबल होती है। इसका नाम यूरेनियम, एक्टीनियम, थोरियम एंड नेपच्यूनियम। बेसिकली इन सीरीज का मतलब ये होता है भी जैसे कोई भी रिएक्शन, ये केमिस्ट्री वाइज बता रहा हूं आपको, कहीं से भी चले कर करा के अगर वो यूरेनियम पे रुकती है तो उसका नाम यूरेनियम सीरीज है, एक्टीनियम पे रुकती है तो ये है, थोरियम पे रुकती है तो ये है, नेपच्यूनियम में रुकती है तो ये है। इस बात से सहमत है? ओके। अब ना आप परसों चौथे वाले लेक्चर पे आओ, बताओगे इस स्पेक्ट्रम का नाम क्या है? याद आ गया? लाइन एंड डिसकॉन्टिन्यूस। के समझाऊं? स्पेक्ट्रम का नाम होता है लाइन एंड डिसकॉन्टिन्यूस। चाहे आप ध्यान से देख लो, आपकी इच्छा। ये लाइन है, डिसकॉन्टिन्यूस से मिली हुई थोड़ी है। तो ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि अल्फा डिके का फंडा है। तो एक बार आप बेसिकली ये चीजें अल्फा ये स्टार्ट करके ये सारा और इतना करना, बाकी अब चलिए चलो आपको सब समझ आएगा। एक और ध्यान रखना, अल्फा के अंदर जैसे मान लो आपके पास 92 यूरेनियम 238 है ना, इससे आपने अल्फा बाहर निकाल लिया, फर्ज करो, तो यहां रह गया 90, थोरियम 234, ये रह गया कि नहीं रह गया? तो यहां ना न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन का रेशियो इसमें हमेशा बढ़ता होता है। मतलब जैसे मान लो इसका न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन कितना लिखोगे आप? न्यूट्रॉन तो हो जाएगा 146 और प्रोटॉन हो जाएगा 92, समझते हैं? इसका 144 अपॉन 90, समझ रहे हो ना? तो बताइए दोनों में से बड़ा क्या होगा? 144 अपॉन 90 वाला बड़ा होगा ना। तो अल्फा डीके में n/p का रेशियो हमेशा बढ़ता है। ये तो शायद आपने केमिस्ट्री में भी किया, मेरे को लगा है ये वाला। आई थिंक समझ आ गया होगा आपको, है ना? n/, न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन का रेशियो। न्यूट्रॉन समझ रहे हो ना कैसे निकालें? 238 और 8, 100 में से 238 माइनस 92 ये हो जाएगा, और अपॉन प्रोटॉन तो 92 ही होते हैं, इसमें ये हो जाएगा और ये 90 होते हैं। तो इस तरह से लिख देते हैं कि n/p का रेशियो बढ़ता है। ठीक है सर? लो जी, इतनी कहानी तो नक्की हुई अपनी। चल अब आइए अगला नंबर, बीटा डीके या बीटा स्पेक्ट्रम। पहली बात तो बेटे आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये बीटा है, बीटा पार्टिकल दो तरह के होते हैं। मैं शायद पहले भी बताया होगा आपको, बीटा नेगेटिव एंड बीटा पॉजिटिव। जो बीटा नेगेटिव है ये होता है लाइकली इलेक्ट्रॉन, आप ऐसे कह सकते हैं -E10, और बीटा पॉजिटिव होता है पॉजिट्रॉन +1E0, उसको पॉजिट्रॉन बोलते हैं। ठीक कह रहा हूं सर? ओके। नाउ अब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मैं आपको बताऊं, फर्स्ट नंबर बीटा नेगेटिव इमिशन कह दो, डीके कह दो, या जो मर्जी कह दो, इसको बनाना है आपने, इलेक्ट्रॉन का बनाना है। तो बेसिकली तो ये बनेगा कि आपके पास पेरेंट न्यूक्ली ZXA है, ठीक है? इसमें से आपने बीटा नेगेटिव है ना, तो -1E0 बाहर निकालना है। तो -1E0 बाहर निकालना है, तो यहां क्या बनेगा? Z+1Y है। सोचो, बिल्कुल ठीक है, ठीक।
और सिमिलरली अगर आपको थोड़ा खाली जगह छोड़ के अभी एक चीज और बताता हूँ आपको, बीटा प्लस इमिशन करना है तो जेड एक्स से आपके पास है, तो आपने बनाना है बीटा +1 E0, तो यहां आ जाएगा Z-1Y। ठीक है, एक चीज और बताऊं आपको, जैसे मान लो आपके पास यहाँ पे न्यूट्रॉन है 0N1, यहाँ से -1 E0 निकालना है, तो आप यहाँ पे प्रोटॉन ला सकते हो ना, ताकि 1 - 1 0 1 0 1। सिमिलरली आपके पास ये प्रोटॉन है और ये पॉजिट्रॉन है, तो आप यहाँ पे ला सकते हो ना न्यूट्रॉन 0N1। हाँ कि ना, ये चैप्टर बेटे बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ना केमिस्ट्री के मल्टीपल के साथ बिल्कुल कॉप अप कर लेना। ठीक है ना, अब केमिस्ट्री के मल्टीपल भी स्टार्ट हो रहे हैं आपके, तो आप मतलब फिजिक्स का और केमिस्ट्री के कम्बिनेशन को कॉप अप कर लेना, तो आपकी फिजिक्स भी बढ़िया हो जाएगी, केमिस्ट्री भी बढ़िया हो जाएगी। ठीक है ना, हाँ ये हो गया यहाँ तक। इसका मतलब न्यूट्रॉन से प्रोटॉन बनाओ या प्रोटॉन से न्यूट्रॉन बनाओ तो बीटा डीके होता है, लेकिन जब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं ना बेटे, वो होता है सोल्यूशन बड़ी क्लासों में जाके। अभी आपकी क्लास में नहीं होता, पर मुझे समझाना तो पड़ेगा। इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी रिएक्शन तभी एप्लीकेबल होगी अगर उसकी स्पिन भी कांस्टेंट हो, लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट हो, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो, ये सब चक्कर होते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जब इसको बड़ी क्लासों में सोल्यूशन किया जाता है, कपलिंग वाइज कुछ होते हैं, फार्मूले होते हैं, तो उससे ये पता लगता है कि इसकी और इसकी ना स्पिन इक्वल नहीं है, जबकि जेड और ए तो इक्वल है। उसको करने के लिए यहाँ पे ना एक टर्म ली जाती है न्यू बार, उस स्पिन को सेट करने के लिए एक टर्म ली जाती है न्यू बार। न्यू बार यहाँ पे न्यू न्यू। सर ये होता क्या है, इसे बोलते हैं एंटी न्यूट्रिन न्यूट्रिनो। याद आ गया, मैंने कहा था ना कि बीटा डी के न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस सिखाया जाता है और इसे बोला जाता है न्यूट्रिनो। याद करने का सिंपल सा तरीका है बेटा कि जहां पे प्लस है तो न्यू, माइनस है तो बार कर दिया करो। पहले बताओ यहां तक मेरी बात समझ आती है? ओके, अब एक लाइन लिखो, लिखो जी। इस सारी प्रोसेस का नाम इसी में ये लिख लीजिएगा, होता है पाउली हाइपोथेसिस। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा भी होगा, PAULI है ना, पाउली हाइपोथेसिस होता है। तो लिखेंगे जरा एक दो चीजें, लिखिएगा क्या होता है। ऐसे लिखो, मास ऑफ न्यूट्रिनो, पॉइंट बनाए इसका, 1 नंबर पॉइंट ऐसे, मास ऑफ न्यूट्रिनो एंड चार्ज, मास ऑफ न्यूट्रिनो एंड चार्ज इज 0। ठीक है ना, न्यूट्रिनो का मास भी 0, चार्ज भी 0, ये तो आपको यहां से पता लगी गया। बट इट्स स्पिन एंगुलर मोमेंटम इज, but its spin angular momentum is प्लस माइनस h क्रॉस बाई 2। ये होता है इसमें बेटे, प्लस h क्रॉस बाई 2 होता है न्यूट्रिनो का और माइनस h क्रॉस बाई 2 होता है एंटी न्यूट्रिनो का। ये होता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम। 2 थर्ड लिखिएगा, these particles moving with velocity of light। इसका चार्ज मास 0 होता है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम इसका न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो का ये वाला होता है, और क्या लिखा है, these particles are moving with velocity of light। इनके जो मोशन होता है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होता है। ये भी ठीक हो गया। चलिए एक और, ये जो सारी प्रोसेस होती है ना, इसका नाम वीक फोर्स होता है, लिख लीजिएगा। दिस हाइपोथेसिस, जो न्यूट्रिनो की लगा लो, पाउली की लगा लो, बीटा की लगा लो, दिस हाइपोथेसिस कनेक्टेड विद क्या लिखूं,
हाइपोथेसिस कनेक्टेड विद वीक फोर्सेस, ये वीक फोर्सेस से संबंधित होती है, कनेक्टेड विद वीक फोर्सेस से संबंधित होती है। ये लाइनें लिख ली यहां तक? ओके। इसके बाद थोड़ा ध्यान कर लेना, आपकी वैसे नॉलेज के लिए बता रहा हूं। अगर आप इसका बीटा माइनस वाले का न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन का रेशियो निकालते हैं तो बेटे घटता है इधर से इधर जाने पर। आप देख रहे हैं प्रोटॉन बढ़ रहा है तो घटेगा ही, यहां पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो बढ़ता है। एक ये ध्यान कर लेना, बीटा माइनस में एन बाई पी का रेशियो घटता है और बीटा प्लस में एन बाई पी का रेशियो बढ़ता है। बन गई बात यहां तक? काम सेट है? चलिए, बीटा के ये फार्मूले बता दिए। ये क्यों जिम्मेवार है? ताकि स्पिन एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो जाए। वही ना, स्पिन कंप्लीट नहीं थी। अब ये वैल्यू डालने के बाद इन दोनों की स्पिन क्या होगी? कंजर्व होगी। और ये हो गया, पाउली की लाइनें लिखा दी। एक इसमें लाइन ये भी लिखी लो एक और, कि ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस, ऐसे लिख लीजिएगा, ड्यू टू इंट्रोड्यूस ऑफ, ऐसे इंट्रोडक्शन तो ना लिखो, ड्यू टू इंट्रोड्यूस ऑफ न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिएक्शन इज कांस्टेंट, ऐसे बना देना, स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिएक्शन इज कांस्टेंट। लो जी, यहां तक का मसला हल हो गया। चलिए सर, आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है, अब बना के दिखाओ हमारे को इसका स्पेक्ट्रम। लो जी, नेक्स्ट पॉइंट, अब बीटा स्पेक्ट्रम कैसे बनेगा? जब बेटे न्यूक्लियस में से बीटा पार्टिकल निकलता है ना, तो एक ग्राफ बनता है, इसे बोलते हैं नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स, और ये होती है एनर्जी। एनर्जी और बीटा पार्टिकल्स के बीच में बच्चों ग्राफ बनता है। तो जब एनर्जी और बीटा पार्टिकल में हम ग्राफ बनाते हैं ना, तो ग्राफ ना इस स्टेप से बनता है, ये ग्राफ होता है। चलो सर, अभी तो याद ही करना है, ये डायरेक्ट आपको एमसीक्यू में मिलेगा, ये ग्राफ होता है। ठीक है, आमतौर पे जो ग्राफ है ना, रेडियम सैंपल का बनाया जाता है। अब वो कल भी लिखाया था ना मैंने, रेडियम 226 का, हाँ, क्योंकि वही लैब में ज्यादा यूज होता है। रेडियम सैंपल का हम ये ग्राफ बनाते हैं। ये बन गया ग्राफ जी। जैसे जैसे बीटा पार्टिकल की एनर्जी बढ़ाते जाओगे, बीटा पार्टिकल घटता जाएगा। इस पॉइंट को बोलते हैं एमपीई, ठीक है, और ये बिल्कुल एंड वाले पॉइंट को बोलते हैं ईपीई। चलो सर, आपने का मान लेते हैं। ये एमपीई की फुल फॉर्म क्या होती है? मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी, ठीक है, और ईपी की फुल फॉर्म क्या होती है? एंड पॉइंट एनर्जी, ठीक है जी, ये होती है। अब सर, आपने इनका ऐसा नाम क्यों रखा? ऐसा नाम क्यों रखा, वो चीज आपको मुझे लगता है देखते ही समझ आ जाएगी कि सर आपने ऐसा नाम क्यों रखा। नाम इसलिए रखा कि मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी कौन होती है? जहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल मैक्सिमम होते हैं, ध्यान करिए, और एंड पॉइंट जहां पे कम होंगे। इसके लिए रेडियम के लिए ध्यान रखना, डाटा ये कई बार मल्टीपल में आ जाता है, 0.15 MeV होता है। डाटा मैं बोल रहा हूँ ना, जो जो डाटे मैं बोलूंगा वो टिका के घोटने हैं आपने, एक, और एंड पॉइंट एनर्जी होती है 1.17 होती है ना शायद, हाँ। ऐसे बेटे हर एक एलिमेंट के लिए अपनी अपनी होएगी, ये होती है 0.15 और 1.17। अच्छा, जरा इस ग्राफ का नाम बताना क्या है? क्या कॉन्टिन्यूस ग्राफ नहीं है? कहाँ पे टूटा बताओ मेरे को। कॉन्टिन्यूस तो है, सीधी की सीधी। तो कल लिखाया तो था मैंने लाइन कि बीटा डीके का ग्राफ क्या होता है? कॉन्टिन्यूस ग्राफ होता है। बताइए सर, यहां तक की बातें पल्ले पड़ रही हैं कि नहीं? तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन का, ठीक है ना, आपस में एक्सचेंज होना, लिखा हुआ ना, कहाँ गया यार, ये रहा,
न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन का आपस में जो एक्सचेंज होना है ना, वो बेसिकली बीटा पार्टिकल के इमिशन के लिए जिम्मेवार होता है। ठीक है ना जी। ये Z+1 Z-1 से आप ये भी बता सकते हैं कि जनाब अगर मान लो बीटा माइनस इमिट हो रहा है तो आप Z+1 में चले गए, मतलब आप पीरियोडिक टेबल के राइट साइड में चले गए, और अगर दूसरा हो रहा है तो आप पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड में चले गए। तो मेरे हिसाब से तो भाई आपको सारी कहानी पल्ले पड़ी होगी। हाँ जी, यहाँ तक की स्टोरी होगी। अब आइए सर, गामा डीके क्या होता है। हाँ जी, गामा डीके या गामा स्पेक्ट्रम। लो जी, अब अपने अगला उठाते हैं। हो गया ना बेटा, इसको यहाँ बंद कर देते हैं अपने, है ना। एक बार गामा इधर से शुरू करते हैं, फिर देखते हैं क्या बनता है। लो जी, गामा स्पेक्ट्रम। हाँ जी, क्या होता है जी गामा स्पेक्ट्रम? देखो बेसिकली तो आप जानते ही हैं कि जो गामा एक फोटोन है ना, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक कहानी क्या होती है इसमें कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई न्यूक्लियस है जेड एक्स से, उस पर स्टार लगा दो। स्टार का मतलब होता है एक्साइटेड स्टेट। स्टार का मतलब क्या होता है? एक्साइटेड स्टेट। उसमें से तुम गामा पार्टिकल बाहर निकाल लो, मतलब कुछ एनर्जी बाहर निकाल दो, तो अब लिख दो जेड एक्स से। अरे बेटे, गामा एक न्यूट्रल पार्टिकल है, हमें पता है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये एक्साइटेड स्टेट से किसी हायर ऑर्बिट पे आपने वहां से एनर्जी निकाल दी, तो अब ये कौन सी स्टेट में आ गया? अपनी स्टेबल स्टेट में आ गया। अगर आप स्टार नहीं लगाते तो इसका मतलब कौन सी स्टेट है? स्टेबल स्टेट है। तो अनस्टेबल स्टेट से अगर जो भी कोऑर्डिनेट बना के ये स्टेबल स्टेट में आ जाता है, तो इसको बेटे हमने क्या बोलते हैं? गामा डीके बोलते हैं। क्लियर? अब इसका ना एक बहुत बढ़िया रिएक्शन है। देखो रिएक्शन तो सिर्फ मेरे पास 40-50 है, पर आपको जो सबसे बढ़िया आपकी बुक में भी चलती है वो एग्जांपल बताऊंगा, वो जरूर करके आना। क्या? यूं लिख के आना, आपके पास इस स्टेट में 27 कोबाल्ट 60 है। आप इसके अंदर से बीटा पार्टिकल बाहर निकाल दो। अभी बताया था ना मैंने, बीटा नेगेटिव निकालोगे तो क्या होगा? जेड की जगह Z+1 हो जाएगा। तो ये 28 निकल 60 बन गया। 28 पे निकल होता है ना, इस पे लगा दो स्टार। ये भाई साहब एक्साइटेड स्टेट में था। एक्साइटेड स्टेट कह दो, अनस्टेबल कह दो, एक ही बात है। एक्साइटेड एंड अनस्टेबल स्टेट बोथ आर सेम। अब क्या किया जी, आपने इसमें से कुछ गामा एनर्जी निकाली, वही तरीका ये वाला। तो अब क्या बनेगा? अरे भाई अब भी 28 निकल 60 बनेगा, लेकिन अब एनर्जी थोड़ी सी कम हो गई, यूं कह सकते हैं। फिर क्या हुआ जी? अगेन फिर एनर्जी निकाली गई, फिर ये स्टार बंद हो गया, तो अब ये क्या हो गया? स्टेबल हो गया। ऐसा होता है। गुप्ता सर आपने कहा था कि आपके पास 40-50 एग्जाम्पल है। हाँ बेटे, सारी दुनिया इन्हीं एग्जाम्पलों पे बैठी है, पर आपको +2 के अंदर नंबर लाने में यही काम करना पड़ेगा। ठीक? हाँ, इसको समझ आप ऐसे सकते हो कि मान लीजिए आप ना अपने घर के 2nd फ्लोर पे बैठे हो तो आप ही, 2nd से आप 1st पे आए, फिर भी आप ही हो, 1st के बाद आप सीधे अपने बेडरूम में पहुंच गए। अब तुम ये बताओ, तीनों में से आप आराम से कहां बैठोगे? अपने बेडरूम में ना। ये मतलब होता है। ठीक है जी, ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है सर। और इस सारी प्रोसेस का नाम क्या? खुद ही सोचो, लाइनें तो निकल रही हैं। इस स्पेक्ट्रम का नाम क्या होता है? लाइन एंड डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। क्या नाम होता है इसका? लाइन एंड डिसकंटिन्यू स्पेक्ट्रम होता है। हाँ, ठीक, एक ये याद कर लेना। हाँ, एक आपको चीज बता देता हूं सिंपल। अगर इन एनी डिटेक्टर, डिटेक्टर समझते हैं? जहां से आप पार्टिकल्स को डिटेक्ट करते हैं, है ना। अगर तो आपको मिलेगी, उसमें जा रही है काले रंग की मोटी लाइन, ब्लैक थिक लाइन, फिर तो कहता है जी वो अल्फा डीके है। अगर वो है ब्लैक थिन लाइन, पतली सी, तो बीटा डीके है। अगर है फेंटेड लाइन, फेंटेड समझते हैं ना, FAINTED, चाहे मोटी हो चाहे पतली हो, उससे कोई मतलब नहीं, फिक्की फिक्की सी लाइन है, पर थिन हो तो ज्यादा ठीक है। फेंटेड लाइन वो भी थिन, थिन ज्यादा प्रेफरेबल है, तो वो होती है बेटे गामा डीके। ये तीनों जरूर याद कर लेना आप। ठीक है सर? तो ये बेटा अब ये लगा लो भी 60 to 70% तक का ये अल्फा बीटा गामा का स्पेक्ट्रम था। क्लियर?
तो आप इसको याद करें। अब ये चैप्टर 2-3 दिन ऐसे चलेगा, अभी कल मैं आपको कराऊंगा बाइंडिंग एनर्जी ग्राफ, और भी जोरदार चीज है, ठीक है ना। पर 2-3 दिन के अंदर ये चैप्टर सिमटता सा होगा, उसके बाद फिर प्रदीप के क्वेश्चन और डालने शुरू करेंगे आपके पास, एंड चलते जाएंगे ऐसे ऐसे, ठीक है ना जी। तो आज इतना काफी काम करा दिया मैंने, इसको अच्छे से पढ़िएगा आप, ठीक है ना। थोड़ी बहुत आपकी मर्जी है, आप बुक खोलो खुद पढ़ लो, ठीक है ना। मैं बुक से निशान एटलीस्ट 3 या 4 लेक्चरों के बाद लगवाऊंगा, अभी तक नहीं करता आपको मैं, ठीक है ना। उसके बाद फिर एकदम से बुक सेट कर देंगे। ये रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम हो गया, अल्फा डीके ऐसे प्रूव करना है, फिर ये सारी कहानी, फिर ये स्पेक्ट्रम, बीटा को ऐसे प्रूव करना है, सारी कहानी, फिर ये स्पेक्ट्रम, और गामा का आपको पता ही है। लो जी, गामा का आपको पता ही है, ठीक है ना। ये स्पेक्ट्रम भी हो जाएगा, अब ये भी हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा, ठीक है सर। चलो इसमें मथा बच्ची मारो, फिर मिलते हैं अपने, ठीक है जी।